हम लोग क्लास 11th का हिस्ट्री का चैप्टर 6 जो तो द थ्री ऑर्डर्स है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। थ्री ऑर्डर्स बेसिकली ये कहानी आपको जैसे पता होगी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुआ था क्लास 9th का, उसके अंदर हम लोगों ने थर्ड स्टेट्स पढ़े थे, फर्स्ट स्टेट्स, सेकंड स्टेट्स और थर्ड स्टेट्स, जिसमें नॉबिलिटी, क्लर्जी और वर्किंग क्लास था। वो रिलेटेड कुछ कहानी हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। इसमें फ्यूडल सिस्टम, इसमें एक और चीज़ है, ये थ्री ऑर्डर्स के साथ साथ एक और ऑर्डर्स इसमें डिस्प्ले होगा आपका। वो सारी कहानी इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ने वाली है। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं इस नए चैप्टर को, जो हिस्ट्री का चैप्टर 6 है। उसका नाम है द थ्री ऑर्डर्स। राइट। इसके सोर्सेस हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं? इसके सोर्सेस हमें टोटली मिलते हैं फोर टाइप्स में, जिसमें सबसे पहला हिस्टोरिकल सोर्सेस है। अब उस हिस्टोरिकल सोर्सेस के अंदर हमें डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, लैंड ऑनरशिप डिटेल्स मिलती है, लीगल केसेस मिलते हैं, चर्च के कुछ रिकॉर्ड्स मिलते हैं हमें, साथ साथ में सैमी हिस्टोरिकल सोर्सेस मिलते हैं लाइक सॉन्ग एंड स्टोरीज, जो कोई भी फेस्टिवल्स या कम्युनिटी एक्टिविटीज़ होती है उसके दौरान हमें मिलती है। साथ साथ में कुछ मटेरियल्स भी मिले थे, जैसे इंस्क्रिप्शंस इन चर्च, पैलेस ऑफ किंग्स के अंदर कुछ चीज़ें मिल गई, बिल्डिंग्स ऑफ चर्च में या मॉन्स्टेस्ट्री में कुछ मिल गई। राइट। और हिस्टोरियन की कुछ बुक थी, जो फ्रेंच के हिस्टोरियन थे उनकी कुछ बुक थी, जैसे फ्यूडल सोसाइटी नाम की बुक थी। वहाँ से हम लोग ये पूरा सिस्टम, इस पूरे चैप्टर और इसके सोर्सेज के बारे में पता चलता है। राइट। सो फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म मीन्स मतलब क्या चीज़ होती है, फ्यूडलिज्म कैसे होता है, कैसा सिस्टम था, क्या था, किस तरह से ऑर्गेनाइज हुआ, उसके बारे में पूरा है। आफ्टर द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, जर्मनिक ट्राइब्स ऑक्यूपाइड रीजन्स ऑफ इटली, स्पेन एंड फ्रांस। जो हमने प्रीवियस नॉमेडिक एम्पायर के बारे में पढ़ा था, जर्मन ट्राइब्स के बारे में पढ़ा था, उसके बारे में छोटी सी कहानी। सो द इन एब्सेंस ऑफ पावर, फुल एम्पायर एंड कंस्टेंट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स, सिक्योरिंग लैंड बिकेम इम्पोर्टेंट। सो द न्यू सिस्टम डेवलप कॉल्ड फ्यूडलिज्म। अब यहाँ पे एक नया सिस्टम डेवलप हो गया जिसका नाम था फ्यूडलिज्म। था क्या ये? वेयर सोशली ऑर्गेनाइजेशन वॉज सेंटर्ड ऑन द कंट्रोल ऑफ लैंड। Right. And feudalism refers to the economic, legal, political, and social relationship that excited in Europe in the medieval era. Feudalism refers to the economic, legal, political, and social relationship that excited in Europe in the medieval era. Feudalism is derived from the German words. कहाँ से आया ये German word से, जिसको feud जो means है उसका piece of land, यहाँ से आया ये word. Right. इकोनॉमिक सेंस में बात करें तो फ्यूडलिज्म इज काइंड ऑफ एन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एक तरह का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, जिसमें बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द लॉर्ड्स एंड द पीशेंट्स। एंड पीशेंट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव लेबर सर्विस टू द लॉर्ड एंड ऑल्सो वर रिक्वायर्ड टू डू फार्मिंग ऑन द लैंड ऑफ नॉबल्स बिसाइड्स ऑन देयर ओन लैंड। राइट। मतलब अपनी खुद की ज़मीन के साथ साथ अपने नॉबल्स की ज़मीन पे भी काम करना। एंड नॉबल्स ऑल्सो हैड जुडिशियली कंट्रोल ओवर पीसेंट्स। इन रिटर्न फॉर देयर सर्विस पीसेंट्स वर प्रोवाइडेड प्रोटेक्शंस बाय द नॉबल्स। ये सारे काम ये लोग करते थे। And feudalism can be traced back to the French king Charles Magny, but it widely develops in Europe by the 11th centuries. Right. So this is a Europe, Western Europe map, and clearly show इसमें वियना, जर्मनी स्टेट्स और बर्गंडी, नॉर्थ सी, इंग्लैंड, लंदन, ये सारी चीज़ें इसमें शो हो रही है। राइट। फ्रांस एंड इंग्लैंड की बात करें तो गोल ए प्रोविजंस ऑफ रोमन एम्पायर वाज ऑक्यूपाइड बाय जर्मनिक ट्राइब्स, जिसको फ्रैंक बोलते हैं। राइट। And Franks gave the name to Gaul, making it France, and they followed Christianity. See, गोल वहाँ के फ्रांस के जो लोग थे, जो रोमन एम्पायर के कुछ टाइप के थे, उन्होंने बेसिकली ऑक्यूपाइड किया इन्होंने जर्मनिक ट्राइब को। राइट। और फिर इनका नाम दे दिया फ्रैंक्स। एंड फ्रैंक्स जो गोल ने नाम दिया था, आगे जाके फ्रांस में कन्वर्ट हो गया, जो बेसिकली क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे। 6th century के अंदर इस टेरिटरी में फ्रेंच किंग एंड हैड गुड रिलेशनशिप विद द चर्च, which further strengthened in 800 when the Pope gave King Charles Magnus the title of Holy Roman Empire to ensure his support. और 11th century के अंदर इंग्लैंड was conquered by a Dutch from the French provinces of Normandy. ये इस तरह से इसकी फ्रांस एंड इंग्लैंड की कहानी है। ये हमने जैसे अभी स्टार्टिंग में देखा था, किंग, क्लासी, नॉबिलिटी एंड फ्री एंड पीशेंट्स एंड फ्री पर्सन्स, ये सारे उसके लोग थे। सी दिस पिक्चर। सेकेंड ऑर्डर में बात करते हैं नॉबिलिटी की। अभी हमने थ्री ऑर्डर की बात की थी, थर्ड ऑर्डर की देखी थी, अब हम देख रहे हैं सेकेंड ऑर्डर जो नॉबिलिटी।
Nobility had central role in the social process. Central role था इनका. They had control over land which has the result of old custom known as vassalage. They had control over land which was a result of old custom known as the vassalage. ठीक है. And the nobles appointed by the kings were big landholders थे. Big landholders थे जो king द्वारा appointed होते थे. And they used to be vassals of kings whereas the peasants were vassals to the landowners. In France, the rulers were linked to vassalage. Similarly, the Franks of Gaul are also called the same traditions. Noblemen accepted the king as his senior, and lord. They made a mutual promise about protesting the vassals who would be loyal to him. मतलब क्या था कि they had control over land which was a result of old custom. जो old custom था वसलेज उसको कंट्रोल करना था पूरी लैंड को और ये किंग द्वारा अपॉइंट होते थे एंड वसल्स ऑफ किंग वेयर द पीशेंट्स वेर vassals to the landowners. In France, the rulers were linked to vassalage. Similarly, the Frank of Gaul also followed the same traditions. Right? Noblemen accept करते थे कि king हमारे seniors है और उनके प्रति वो लॉयल भी रहते थे. Vassals received a written charter or a staff or even a clod of earth as symbol of land granted by his lord. Nobles enjoy several privileges like judicial power also. Nobles held absolute control over the property and it was also hereditary. Nobles could also raise troops called feudal levies. ये important है ध्यान रखना. Nobles could also raise troops called feudal levies and peasants were expected to work as foot soldiers in battle when required. युद्ध के टाइम peasants भी कई बार foot soldiers का रोल निभा लेते थे. Noble could issue their own coins and the house of noble was known as manor. ये सारे इनके थ्री ऑर्डर्स जो नॉबल में होते थे ये मैन्योर स्टेट से पूरा इनका जिस जो आप फोटो देखते हो जिसमें फील्ड 1 फील्ड 2 एंड वुडलैंड है ऑर्चर्ड्स है फील्ड 3 भी है विलेजेस आपको देखने को मिलेंगे राइट. देखो यहाँ पे एक वर्ड आया था मैनोर स्टेट्स में जिसमें सब कुछ आ गया मीन्स द हाउस ऑफ नॉबल वाज नोन एज मैनोर. ठीक है ये वेरी शॉर्ट्स में पूछा जाता है जो मैन्योर क्या होता है हाउस ऑफ नॉबल्स होता है. He posed huge areas of land which included his residence, his personal fields, pastures, and the fields of peasants. Peasants cultivate their fields and also worked as cultivators on fields of the nobles. A noble would also control peasants, villages in the manor estates. Nobles क्या करते थे control peasants और manor estates में either in a small number containing few dozen of houses or in large number consisting of around 50 to 60 houses of peasants वहाँ पे थे. Manor estates were self-sufficient economic centers where each and every requirement of daily life was fulfilled in the state. ये इस तरह से manor estates था. Grains जो थे वो grown in the fields, blacksmith और carpenters maintained the lord equipments and refurnished the ornaments whereas stone masons managed their buildings. इस तरह से इनके वहाँ पे काम होते थे. Women prepared fabrics and children worked in lord wines places. The estate consisted of woodlands and forests where the lord did hunting. The estates also contained pastures land for grazing of cattle and horses. The church was part of the estates and the castle was there for defense where knights lived. Knights यानी सैनिक रहते थे वहाँ. In England, the castles were developed as centers of administration and military strength under the feudal system. Manure were not completely self-sufficient and were required to bring salt, milestones, and the metalware from outsides. Those lords who wanted a luxury lifestyle obtained these goods from other places. इस तरह के वहाँ के पूरे पॉइंट से बाई दी अगर फीचर्स आ जाए लाइट डाउन द फीचर्स ऑफ मैनरल स्टेट्स तो हमें ये सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे राइट. ये 15th सेंचुरी के अंदर फुली आर्म्ड नाइट्स फाइटिंग विद सॉर्ड एंड शील्ड्स राइट. इसका यूट्यूब लिंक यहाँ पे ये देख के रखा है अगर आपको देखना है तो इस पर क्लिक अभी हम लोग करने वाले हैं उसके बाद देखेंगे आप लोग. नाइट्स जो ये नाइट्स है उसके बारे में नाइट्स बेसिकली होते थे आर्मी वाला ट्रूप्स. The insufficient amateur peasants, soldiers, and lack of good cavalry had created problems. So this led to the evolutions of new section of people in society known as knight. ठीक है, and they were under the lord who were subordinates of the king. Knights paid his lord customary fees and placed to fight for him in war. Lords granted a piece of land called fief. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि नाइट्स को
लॉर्ड जो थे, जो राजा थे, वो इनको पीस ऑफ लैंड प्रोवाइड करते थे, उनको फीफ बोलते थे, इन लिeu ऑफ देयर सर्विसेज एज देयर प्रोटेक्टोरेट। और जो फीफ होती थी वह हेरिडिटी होती थी, एंड वह साइज ऑफ 1000 to 2000 एकर्स और मोर। A knight's fief was smaller to manor estates, and like nobles, these knights also had control over peasants. A knight could serve more than one lord but remained loyal to his own lord. Minerals traveling from manure to manure, telling stories and singing songs in praise of nobles and knights. इस तरह के इनके नाइट्स की पूरी कहानी। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? फर्स्ट ऑर्डर की, मीन्स क्लर्जरी। द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द फ्यूडल सोसाइटी कंसिस्टेड ऑफ बायशॉप एंड क्लेरीज ऑफ चर्च, जो हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था। Above those bishop and clerics was the head of the Western Church and Pope, the Pope who lived in Rome. The Catholic Church was the most dominant body which did not depend on the king. Catholic Church, जो depend नहीं थे. And the church had its own law, own land granted by the king, collected taxes of its own, जैसे टीथी और टैली थे. Almost all villages had church where people gathered on Sunday pray and listened to the sermons of the priest. Men who became priests could not marry, and serfs are physically challenged, and women could not become a priest. The bishops were nobles and religious built. They owned lands like lords, had vast estates, and lived in grand palaces. The church collected 1/10 of shares from peasants produced every year called the tithi, जो अभी हमने बताया था. The church also got money in the form of donations by the rich for one and their relatives were welfare and in the afterlife. Several rites and rituals of feudal nobles were copied by church to increase its influence. The act of kneeling while praying was identical to knights' act to take vow for their lord, and that the term lord for God was also from feudal customs. मतलब क्या हुआ कि चर्च में जो टैक्सेस ली जाते थे वो 1/10 थे, वो तिथि कहलाते थे। ठीक है, और ये डोनेशंस उनको काफ़ी मिलता रहता था राजाओं के साथ। अब किसकी बात हो रही है? मॉन्क एंड मोनेस्ट्रीज की, राइट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंग्लैंड, जो हम लोग अभी नहीं पढ़ने वाले। नेक्स्ट इसके पार्ट 2 वाले सेक्शंस में हम लोग इंग्लैंड एंड देन इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस, लैंड यूज पैटर्न एंड टेक्नोलॉजिकल क्या क्या चेंजेस हुए थे, राइट। फोर्थ ऑर्डर क्या था, राइट, एंड देन कैथेड्रल टाउन्स क्या थे, किस तरह की चीज़ें थी, राइट। और साथ साथ में कुछ 4th सेंचुरी के अंदर क्या क्या क्राइसिस हुए, सोशल अनरेस्ट क्या था, पॉलिटिकल चेंजेस क्या क्या हुए थे, राइट। ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना बहुत है। आई होप सो आपको यहाँ तक कुछ ये 3 ऑर्डर्स वाला चैप्टर समझ में आया होगा, राइट। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी पीपीटी, इसके नोट्स, इसके क्वेश्चन आंसर सब मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी के लिए टेक केयर।